हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। हमारा आज वाला बैंकिंग का टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं। बैंकिंग का जो टेस्ट आज हुआ था वो टेस्ट था SKPO2 ARKN। हम इस टेस्ट में से क्लोज टेस्ट डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ क्वेश्चन से कॉम्प्लीमेंट के हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये क्लोज टेस्ट उठाते हैं। देखो, क्लोज टेस्ट को सॉल्व करते हुए हमें एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि क्लोज टेस्ट को हमने पहला ऑप्शन देखते ही ऑप्शंस को टिक नहीं करना। ठीक है, हमें स्टार्टिंग से ही ऑप्शंस देखने भी स्टार्ट नहीं करने हैं। सबसे पहले हमारा काम ये होना चाहिए कि हम क्लोज टेस्ट की अंडरस्टैंडिंग बनाएं। और देखो, अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए जो सबसे बड़ी सबसे ज़रूरी चीज़ है वो रीडिंग है, जो क्लासेस के अंदर मैं आपको कई बारी ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, देखते हैं हम इस क्लोज टेस्ट को कि क्या कहना चाह रहा है। हम पहले ऑप्शंस को नहीं देखेंगे, हम डायरेक्ट क्लोज टेस्ट को देखेंगे कि क्लोज टेस्ट की सेंस कहाँ जा रही है। देखो, मैं क्यों कहता हूँ कि पहले ऑप्शंस को नहीं देखना, क्योंकि अगर आप पहले ही ऑप्शंस को देख लोगे तो आप अपनी सेंस क्रिएट करोगे, जबकि हमें हमारी सेंस नहीं क्रिएट करनी होती। हमें ऑथर की सेंस लेनी होती है कि ऑथर किस तरफ लेके जाना चाह रहा है। ठीक है ना। देखते हैं, देखो क्या कह रहा है। कह रहा है द ऑर्डर ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री डैश दैट हिंदी टेलीविजन चैनल NDTV इंडिया बी टेकन ऑफ एयर फॉर 24 hours on November 9 is a serious dash of media freedom। कह रहा है ऑर्डर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, जो हमारी इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, उसने एक ऑर्डर दिया। ऑर्डर क्या दिया? डैश दैट कि हिंदी टेलीविज़न चैनल NDTV इंडिया बी टेकन ऑफ एयर। ऑफ एयर का मतलब होता है, ऑन एयर का मतलब होता है कि चैनल चल रहा है, मतलब ब्रॉडकास्ट हो रहा है, और ऑफ एयर हो जाता है कि चैनल चल नहीं रहा, ब्रॉडकास्ट नहीं हो रहा। तो उन्होंने डिसीजन लिया कि जो NDTV इंडिया है ना, हिंदी न्यूज़ चैनल, उसको क्या किया जाएगा? ब्रॉडकास्ट नहीं किया जाएगा फॉर 24 hours ऑन November 9 नवंबर को। तो कह रहे हैं इट इज़ अ सीरियस डैश ऑफ मीडिया फ्रीडम। ये मीडिया फ्रीडम के लिए सीरियस डैश है। अच्छा, कमिंग एज इट डज फ्रॉम अ डैश दैट सीम्स टू डिसअप्रूव ऑफ एनी डिफरेंस इन ओपिनियन ऑन इशूज concerning national security, the suspension smacks of a disturbing inclination to dash restrictions on journalistic content। कह रहे कमिंग एज इट डज। अच्छा देखो, ये ना एक फ्रेज है, कमिंग एज इट डज। इसका मतलब होता है इवन दो। ठीक है, हालांकि कह रहे कमिंग एज इट डज इवन दो, मतलब आ कहाँ से रहा है? कमिंग फ्रॉम ए, इवन दो इट इज़ कमिंग फ्रॉम, मतलब इसका मतलब यही है कि हालांकि ये ऑर्डर जो आया है इट इज़ कमिंग फ्रॉम अ डैश, आई डोंट नो डैश, दैट सीम्स टू डिसअप्रूव ऑफ एनी डिफरेंस इन ओपिनियन ऑन इशूज कंसर्निंग नेशनल सिक्योरिटी। कह रहे कि कोई, मतलब एक ऐसी डैश है जिससे ये ऑर्डर आया है, तो ऐसी गवर्नमेंट कुछ ऐसा ऑप्शंस होगा यहाँ पे। एनी डिफरेंस इन ओपिनियन दैट सीम्स टू डिसअप्रूव ऑफ एनी डिफरेंस। डिसअप्रूव ऑफ का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना। तो ऐसा लगता है कि वो ना, जो गवर्नमेंट है वो डिसअप्रूव करती है, बिल्कुल नकार देती है ऑफ एनी डिफरेंस इन ओपिनियन ऑन इशूज़ कंसर्निंग नेशनल सिक्योरिटी। भाई अगर नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी इशू हो ना, तो उसको सीधे से नकारती है। द सस्पेंशन, लेकिन फिर भी, इवन दो, हालांकि, द सस्पेंशन स्मैक्स ऑफ ए डिस्टर्बिंग इंक्लिनेशन। लेकिन कह रहे हैं जो सस्पेंशन किया गया है, दिस स्मैक्स, स्मैक्स का मतलब होता है किसी में से स्मेल आना, बू आना, तो इसमें से बू आ रही है ऑफ अ डिस्टर्बिंग इंक्लिनेशन, एक गलत इंक्लिनेशन की। इंक्लिनेशन होता है झुकाव, टू डैश रिस्ट्रिक्शंस, रिस्ट्रिक्शंस को डैश करने की, ऑन जर्नलिस्टिक कंटेंट। रिस्ट्रिक्शंस को थोपने की, इम्पोज करने की, कुछ ऐसा ऑप्शन होना चाहिए। आगे देखते हैं। कह रहा द डिसीजन अराइजेज फ्रॉम द टेलीकास्ट ऑफ डेवलपमेंट्स रिलेटिंग टू द टेररिस्ट अटैक ऑन द पठानकोट एयरफोर्स डैश इन जनवरी। कह रहा जो डिसीज़न आया है वो इसलिए आया क्योंकि कुछ टेलीकास्ट की गई थी कुछ डेवलपमेंट्स रिलेटिंग टू द टेररिस्ट अटैक। भाई जब टेररिस्ट अटैक हुआ था जनवरी में पठानकोट एयरफोर्स के डैश पे, तो उस टाइम पे इन्होंने कुछ दिखा दिया होगा जिसके कारण इन पे बैन लग गया है।
द न्यूज़ चैनल इज़ अक्यूज्ड डैश एयरिंग सेंसिटिव। देखो अक्यूज्ड आ गया, अक्यूज्ड के बाद तो मेरे हिसाब से आपको पता होना चाहिए, क्लासेस में हमने पता ही नहीं कितनी बार ये चीज़ डिस्कस किया है, अक्यूज्ड ऑफ, है ना। ऑफ ही आएगा यहाँ तो, 100% ऑफ आएगा, ऑप्शन देखने की भी ज़रूरत नहीं है। द न्यूज़ चैनल इज़ अक्यूज्ड ऑफ एयरिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन दैट compromise द सेफ्टी ऑफ मिलिट्री पर्सनल एंड सिविलियंस इवन एज ऑपरेशंस वर ऑन टू डैश द अटैक। ठीक है, समझ में आ गया, बैन लग रहा है। और किस लिए लग रहा है कि भाई इन्होंने ना कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन लीक कर दी थी जब अभी अटैक चल रहा था और इन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन टीवी पे दिखा दी होगी, कुछ ऐसा कारण है। देखते हैं, चलो ऑप्शंस के थ्रू चलते हैं। कह रहे द ऑर्डर ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री डैश दैट हिंदी टेलीविजन चैनल एनडीटीवी टीवी इंडिया बी टेकन ऑफ एयर फॉर 24 आवर्स ऑन नवंबर 9। ठीक है, ऑर्डर डैश दैट, ऑर्डर टेल्स दैट, ऑर्डर सेज दैट। देखो टेल्स तो आ ही नहीं सकता, टेल्स इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि टेल के बाद ना हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, टेल के बाद दैट नहीं आएगा, टेल के बाद आएगा टेल्स मी, टेल्स हिम, टेल्स अस, कुछ ऐसा। टेल के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, टेल तो यूज़ हो ही नहीं सकता। सेज हो सकता है, सेज दैट, और ऑप्शन देखते हैं। लेकिन सेइंग दैट कह रहा है ऑर्डर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, सेइंग दैट, डायरेक्टिंग दैट, स्केलिंग, स्केलिंग का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। सेज, सेइंग या डायरेक्टिंग। तो देखो सेज और सेइंग तो एक ही सेंस देगा। अब ऑर्डर क्या करता है, ऑर्डर कुछ कहता है या डायरेक्शंस देता है? ऑर्डर हमेशा डायरेक्शंस देता है, इसीलिए सेज और सेइंग नहीं आ सकता। एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज डायरेक्टिंग, दैट इज द राइट आंसर। ठीक है, डायरेक्टिंग दैट इन दी television channel NDTV India be taken off air for 24 hours on November 9 is a serious dash of media freedom, is a serious dash of media freedom, is a serious virtue of media freedom। अच्छा, ये सीरियस गुण है क्या? वर्च्यू तो वैसे ही नहीं हो सकता, ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। इज अ सीरियस प्रॉब्लम ऑफ मीडिया फ्रीडम, मीडिया फ्रीडम की प्रॉब्लम है, मीडिया फ्रीडम के लिए प्रॉब्लम होता ना, सीरियस प्रॉब्लम फॉर होता तो प्रॉब्लम आ जाता, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ऑप्शन नहीं आ सकता। सीरियस थ्रेट ऑफ, देखो थ्रेट ऑफ नहीं होता, थ्रेट टू होता है। प्रॉब्लम आता तो फोर आना चाहिए था, थ्रेट आता तो टू आना चाहिए था, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है। सीरियस अपहोल्डिंग ऑफ मीडिया फ्रीडम, अपहोल्ड का मतलब होता है सपोर्ट। अब किसी चैनल को आप बंद कर रहे हो और ऑथर भी इसी व्यू का है कि भाई ये इससे तो गलत चीज़ की बू आ रही है, तो क्या वो ये कहेगा कि वो सपोर्ट कर रही है? अपहोल्ड का मतलब होता है सपोर्ट करना, तो इट इज़ अ सपोर्टिंग ऑफ, ये भी ऑप्शन खत्म हो जाता है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वॉयलेशन ऑफ। क्या कह रहा है? कह रहा है इट इज़ अ सीरियस वॉयलेशन ऑफ मीडिया फ्रीडम कमिंग एज इट डज फ्रॉम अ डैश दैट सीम्स टू डिसअप्रूव ऑफ एनी डिफरेंस इन ओपिनियन ऑन इशूज कंसर्निंग नेशनल सिक्योरिटी। अभी हमने पढ़ा था, हमें यहाँ पे चाहिए कोई गवर्नमेंट जैसा वर्ड। कमिंग एज इट डज फ्रॉम ए, 13 क्वेश्चन देख रहे हैं हम। कमिंग एज इट डज फ्रॉम अ रिजाइम, फ्रॉम ए एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो सकता, एन एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, ऑप्शन एलिमिनेटेड। रिजाइम का मतलब होता है गवर्नमेंट, ठीक है, ये हो सकता है, लेकिन बाकी ऑप्शंस देखते हैं। फ्रॉम अ रेजिमेंट, रेजिमेंट तो वर्ड होता है जो हम कैंट के अंदर, आर्मी के अंदर रेजिमेंट्स होते हैं, आर्मी की जो यूनिट्स होती हैं वहाँ यूज़ करते हैं रेजिमेंट, तो रेजिमेंट भी ऑप्शन नहीं आ सकता। रेन, रेयान जो वर्ड है ना, REIGN, रेन, रेन जो वर्ड है ये तो यूज़ होता है किसी भाई कहीं का राजा होना या रानी होना या कहीं पे रूल करना, तो कमिंग फ्रॉम अ रेन नहीं ना, ये भी ऑप्शन नहीं आ सकता। कमिंग फ्रॉम अ स्वे, स्वे का मतलब होता है मूव, तो कमिंग फ्रॉम अ रिजाइम, एक गवर्नमेंट, हमें गवर्नमेंट वर्ड चाहिए था, रिजाइम इज़ द गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो कमिंग एज इट डज फ्रॉम अ रिजाइम दैट सीम्स टू डिसअप्रूव ऑफ एनी डिफरेंस इन ओपिनियन ऑन इश्यूज कंसर्निंग नेशनल सिक्योरिटी द सस्पेंशन स्मैक्स ऑफ। तो कह रहे ये जो सस्पेंशन की गई है ये स्मैक कर रहा है, इससे बू आ रही है, ऑफ अ डिस्टर्बिंग इंक्लिनेशन टू डैश रिस्ट्रिक्शंस ऑन जर्नलिस्टिक कंटेंट, कि भाई ये इंक्लाइंड है, गवर्नमेंट जो है वो, इसका इंक्लिनेशन है, झुकाव है, टेंडेंसी है कि ये रिस्ट्रिक्शंस को डैश करती है जर्नलिस्टिक कंटेंट पे। रिस्ट्रिक्शंस को क्या करेगी? 14 क्वेश्चन देखो। असेस करेगी, रिस्ट्रिक्शन को असेस करेगी गवर्नमेंट, टैक्स करेगी रिस्ट्रिक्शंस को, रिस्ट्रिक्शन को फोर्स करेगी, इम्पोज करेगी,
या पार्डन करेगी। रिस्ट्रिक्शंस पार्डन की सेंस नहीं आ रही यहाँ पे कहीं से भी, टैक्स और असेस का भी कोई ऑप्शन नहीं है। दो ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो सकते थे, या तो फोर्स या फिर इम्पोज। तो फोर्स नहीं किए जाते, रिस्ट्रिक्शंस जो की जाती हैं वो थोपी जाती हैं, ठीक है ना, इम्पोज करी जाती हैं। तो inclination to impose restriction on journalistic content, the decision arises from the telecast of developments relating to the terrorist attack on the Pathankot Air Force Dash in January। कह रहा जो डिसीजन आया है, ये आया है फ्रॉम द टेलीकास्ट ऑफ डेवलपमेंट्स रिलेटिंग टू द टेररिस्ट अटैक, कि भाई डिसीजन इसलिए आया क्योंकि टेलीकास्ट की गई डेवलपमेंट्स को, जो भी उस टाइम पे हो रहा था उन डेवलपमेंट्स को टेलीकास्ट किया गया रिलेटिंग टू द टेररिस्ट अटैक ऑन द पठानकोट एयरफोर्स डैश इन जनवरी। पठानकोट एयरफोर्स डैश, पठानकोट एयरफोर्स सेंटर, पठानकोट एयरफोर्स मिनाइल, पठानकोट एयरफोर्स बिल्डिंग, पठानकोट एयरफोर्स हाइट या पठानकोट एयरफोर्स बेस। क्या होते हैं एयरफोर्स के? सेंटर होते हैं, मिनाइल होते हैं। देखो मिनाइल तो वैसे ही वर्ड नहीं होता, मिनियल जो वर्ड है ना, मिनियल का मतलब होता है लो ग्रेड, ये तो जॉब वॉब होता है, तो ये फालतू हो गया। तो सेंटर, बिल्डिंग, हाइट का भी कोई ऑप्शन नहीं है। सेंटर, बिल्डिंग या बेस। एयरफोर्स बेस होता है, आर्मी के बेस होते हैं, ठीक है ना। तो एयरफोर्स बेस इन जनवरी, द न्यूज़ चैनल इज एक्यूज्ड ऑफ, हमने पहले ही देख लिया था, ऑप्शन देख लेते हैं ऑप्शन में ऑफ है या नहीं। थर्ड ऑप्शन ऑफ दे रहा है 16 का, तो एक्यूज्ड ऑफ एयरिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन दैट कंप्रोमाइज द सेफ्टी। कह रहे न्यूज़ चैनल पे ये आरोप लगे हैं कि इसने ना ऐसी इन्फॉर्मेशन एयर कर दी थी, दिखा दी थी, वही एयर करने का मतलब ब्रॉडकास्ट कर दी थी, कि जिससे मिलिट्री पर्सनल की सेफ्टी भी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई थी, एंड सिविलियंस की भी, मिलिट्री पर्सनल एंड सिविलियंस, इवन एज ऑपरेशंस वर ऑन, जबकि ऑपरेशंस अभी चल रहे थे टू डैश द अटैक, ऑपरेशंस चल रहे थे टू डैश द अटैक, अटैक को डैश करने के, टू ब्लॉक द अटैक, टू न्यूट्रलाइज द अटैक, टू नॉक द अटैक, टू रिसरेक्ट द अटैक या टू रेज द अटैक। तो अटैक को ब्लॉक तो करेंगे नहीं, ब्लॉक का तो मतलब होता है रास्ता रोकना, तो अटैक को ब्लॉक नहीं करेंगे, रास्ता नहीं रोकेंगे। न्यूट्रलाइज का मतलब होता है कि किसी चीज को मतलब ख़त्म करना, ठीक है। नोक द अटैक, नोक डाउन होता तब भी कोई सेंस बनती। रिसरेक्ट का मतलब होता है रिवाइव करना, पुनर्जन्म। तो अटैक तो ख़त्म करना है ना, रिवाइव तो नहीं करना है। एंड रेज द अटैक, रेज का मतलब होता है उठाना, तो ये ऑप्शन भी नहीं, एक ही ऑप्शन था न्यूट्रलाइज। न्यूट्रलाइज द अटैक अकॉर्डिंग टू द इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी दैट इंक्वायर्ड इनटू द चार्ज। कह रहे इंटर मिनिस्ट्रियल जो कमेटी थी जिसने इंक्वायरी की इस चार्ज में, मतलब इस आरोप में, द डिस्क्लोजर ऑफ द डिटेल्स रिलेटिंग टू द लोकेशन ऑफ द एम्यूनिशन डिपोट। एम्यूनिशन डिपोट होता है जो जहाँ पे हमारे हथियार वगैरह रखे होते हैं। कह रहे कि द डिस्क्लोजर ऑफ द डिटेल्स, डिस्क्लोज की गई ये डिटेल्स कि कहाँ पे एम्यूनिशन डिपोट है, द रेंज ऑफ वेपन्स, और उसके अंदर कितनी रेंज के वेपन्स हैं हमारे पास, एंड मिलिट्री डैश अवेलेबल देयर, और कौन कौन सी मिलिट्री डैश वहाँ पे अवेलेबल हैं, एंड द प्रेजेंस ऑफ सिविलियन रेसिडेंस इन द विसिनिटी। विसिनिटी होता है आस पड़ोस, और आस पड़ोस में सिविलियन रेसिडेंसीज हैं। कुड हैव बीन यूज्ड बाय टेररिस्ट टू देयर एडवांटेजेस। कह रहे ये जो चीज़ें डिस्क्लोज कर दी ना, लोकेशन बता दी कि हथियारों का डिपो कहाँ है, ये बता दी कि रेंज कितनी है उनके वेपन्स की, और मिलिट्री के डैश क्या क्या अवेलेबल हैं वहाँ पे, एंड द सिविलियन रेसिडेंस भी वहाँ पे प्रेजेंस हैं इन द विसिनिटी, आस पड़ोस में। इसको टेररिस्ट यूज़ कर सकते थे अपनी एडवांटेज के लिए। तो एंड मिलिट्री डैश अवेलेबल देयर, मिलिट्री बेस अवेलेबल देयर, मिलिट्री थिंग्स अवेलेबल देयर, ड्रॉबैक्स अवेलेबल देयर, रिस्ट्रेंट या एसेट्स। तो किसकी बात करता है? पहले इसने बताया कि एम्यूनिशन डिपोट, फिर वेपन्स एंड मिलिट्री, क्या बताएगा? मिलिट्री बेस की तो बात होगी नहीं वहाँ पे, ऑलरेडी बेस के अंदर तो घुस चुके हैं। मिलिट्री थिंग्स, मिलिट्री ड्रॉबैक्स, मिलिट्री की कमियाँ, रिस्ट्रेंट जो वर्ड होता है इसका तो मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल, संयम, ये तो यहाँ पे वैसे ही फिट नहीं हो सकता किसी भी हाल में। तो मिलिट्री एसेट्स,
मिलिट्री एसेट्स अवेलेबल देयर, यही ऑप्शन इसका आंसर बन रहा है। मिलिट्री एसेट्स अवेलेबल देयर एंड द प्रेजेंस ऑफ सिविलियन रेसिडेंसेस इन द विसिनिटी कुड हैव बीन यूज्ड बाय टेररिस्ट टू देयर एडवांटेज। कह रहा है कि जो टेररिस्ट हैं वो अपनी एडवांटेज के लिए इस चीज़ को यूज़ कर सकते थे। कह रहा है द ब्रॉडकास्टर्स डिफेंस वॉज दैट नथिंग वॉज डैश। कह रहा है जो ब्रॉडकास्टर्स, जो ये मतलब एनडीटीवी, इनका डिफेंस ये था, ये अपनी तरफ से ये कह रहे थे कि दैट नथिंग वॉज डैश दैट वॉज नॉट पब्लिश्ड और डैश बाय अदर मीडिया आउटलेट्स। डिफेंडर्स मतलब इन्होंने कहा एनडीटीवी ने कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया जो किसी और चैनल ने ना दिखाया हो। दैट इट्स रिपोर्टेज वॉज लार्जली बेस्ड ऑन ऑफिशियल ब्रीफिंग। इसने कहा कि मेरी जो रिपोर्ट्स थी वो लार्जली किसके ऊपर बेस्ड थी, ऑफिशियल ब्रीफिंग्स के ऊपर, जो ऑफिशियल मीटिंग्स हुई थी उनके ऊपर। एंड दैट इट वाज डन इन ए रिस्पॉन्सिबल मैनर, और साथ ही साथ इसने ये भी कहा कि जो भी चीज़ें हमने दिखाई ना वो रिस्पॉन्सिबल मैनर में दिखाई, ऐसे ही नहीं कुछ भी दिखा दिया। ठीक है, ऑप्शन और देख लेते हैं। द ब्रॉडकास्टर्स डिफेंस वॉज दैट नथिंग वॉज डैश दैट वॉज नॉट पब्लिश्ड और डैश बाय अदर मीडिया आउटलेट्स। ठीक है, नथिंग वॉज कंसील्ड, कंसील्ड का मतलब तो होता है छुपाना, तो ये थोड़ी कहेगा कि हमने कुछ नहीं छुपाया, ये तो कहेगा हमने कुछ ऐसा नहीं दिखाया जो दूसरों ने नहीं दिखाया। तो नथिंग वॉज ऑब्सिक्योर, ऑब्सिक्योर का मतलब होता है अनक्लियर, ये ऑप्शन भी नहीं आ सकता। ब्लेज्ड, ब्लेज्ड का तो मतलब होता है आग लगाना, बर्न करना, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। नथिंग वॉज डिस्क्लोज्ड, हाँ डिस्क्लोज हो सकता है, अभी हमने ऐसा कुछ नहीं डिस्क्लोज किया, सबके सामने लेके आए। और नथिंग वॉज कवर्ड, हाँ कवर्ड भी हो सकता है। तो ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं यहाँ पे, नथिंग वॉज डिस्क्लोज, नथिंग वॉज कवर्ड। अब इसको देखने के लिए थोड़ा सा अगर आप ऊपर जाओ तो आपको इसका आंसर मिलेगा। देखो 17th क्वेश्चन के बाद देखो क्या लिख रहा है। कह रहा है अकॉर्डिंग टू द इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी दैट इंक्वायर्ड इनटू द चार्ज द डिस्क्लोजर ऑफ डिटेल्स रिलेटिंग टू द लोकेशन ऑफ। तो ये बात कर रहा है कि डिस्क्लोज की गई डिटेल्स, और इन्होंने फिर क्या कहा, इंक्वायरी जिसने की वो तो कह रहा है कि इन्होंने वो डिटेल्स डिस्क्लोज की, और इन्होंने क्या कहा होगा कि हमने ऐसा कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया। कवर्ड भी आ सकता था ऑप्शंस के थ्रू और डिस्क्लोज्ड भी आ सकता था, लेकिन पहले इसने डिस्क्लोज यूज़ किया है तो हम भी क्या यूज़ करेंगे, डिस्क्लोज। तो नथिंग वॉज डिस्क्लोज्ड दैट वॉज नॉट पब्लिश्ड और डैश बाय अदर मीडिया आउटलेट्स। दैट वॉज नॉट पब्लिश्ड और शोड, शोड नहीं, दैट वाज नॉट पब्लिश्ड और शोन, शोन होना चाहिए था ना, तो शोन होता तो आ जाता है। हालांकि शॉर्ट भी यूज़ होता है एज थर्ड फॉर्म, लेकिन जनरली ना ऐसा माना जाता है कि शोड जो है ये थोड़ा सा ओड हो गया है, तो इसलिए इसको यूज़ नहीं करते। ठीक है, नथिंग वॉज पुट ऑन, पुट ऑन की सेंस भी नहीं। नथिंग वॉज गिल्डेड, गिल्डेड का तो मतलब ही होता है कवर्ड विद गोल्ड, गोल्ड की लेयर चढ़ाते हैं ना हम ऑर्नामेंट्स के ऊपर, तो उसको बोलते हैं गिल्डेड, ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। नथिंग वॉज एयर्ड, नथिंग वॉज नोटेड, न तो नोटेड, एयर्ड ऑप्शन जो है वही आंसर बन रहा है। नथिंग वॉज एयर्ड, नथिंग वॉज डिस्क्लोज दैट वॉज नॉट पब्लिश्ड, और एयर्ड बाय, एयर बीच में आया ना, दो तीन जगह आया, ऑफ एयर फिर आया था एयर्ड, तो जो दूसरों ने एयर किया हो, मतलब जो दूसरों ने ब्रॉडकास्ट किया हो, हमने भी वही ब्रॉडकास्ट किया है, ऐसा एनडीटीवी का कहना था। तो देखो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, क्लोज टेस्ट वॉज इजी। इजी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऑप्शंस बड़े मतलब सिंपल सिंपल से थे, एक दो क्वेश्चन ही ऐसे थे जहां पे जाके जैसे अभी डिस्क्लोज्ड और कवर्ड वाला आया था, अदरवाइज किसी भी क्वेश्चन के अंदर ऐसे ऑप्शन नहीं आए जो मतलब एलिमिनेट ना हो रहे हो। ठीक है ना, और जहाँ पे ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं वहाँ पे तो वैसे भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, चलो इसी टेस्ट के अंदर हम अभी 26 टू 30th क्वेश्चन और देखते हैं। देखो 26 to 30th क्वेश्चन में बताना क्या है, हमें वो चूज करना है दैट डजेंट कॉम्प्लीमेंट द आइडिया। अब ये कॉम्प्लीमेंट वाले क्वेश्चंस होते क्या हैं, क्वेश्चन आते हैं, दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक होता है कॉम्प्लीमेंट बताना, एक होता है जो कॉम्प्लीमेंट ना हो वो बताना। कॉम्प्लीमेंट के केस में दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन होते हैं कॉम्प्लीमेंट बताना, और दूसरा क्वेश्चन होते हैं जो कॉम्प्लीमेंट ना हो वो बताना। ठीक है, तो अभी हमें बताना है जो कॉम्प्लीमेंट ना हो। इस
वाले जो क्वेश्चंस हैं, आज जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं, इनमें हमें बताना है जो कॉम्प्लीमेंट ना हो। ठीक है, अब देखो कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। कॉम्प्लीमेंट वर्ड का मतलब होता है पूरक। ठीक है, पूरक मतलब जो किसी चीज़ को कंप्लीट कर रहा हो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना। तो अब जैसे कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, जैसे इनमें क्या होता है, अगर आपको कॉम्प्लीमेंट बताना हो तो इनमें क्या होगा, एक सेंटेंस गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, और फिर 5 ऑप्शंस होंगे, उनमें से आपको वो ऑप्शन चूज करना होगा जो उसके बाद फिट हो रहा हो, मतलब वही कॉन्टेक्स्ट में चल रहा हो। ठीक है, और अगर कॉम्प्लीमेंट नहीं बताना तो उसमें 5 ऑप्शन में से 4 ऑप्शन ऐसे होंगे जो उसके बाद आ सकते होंगे, आपको वो ऑप्शन चूज करना होगा जो उसके बाद नहीं आ सकता होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। एक्सक्यूज मी, देखते हैं हम। कह रहे कीपिंग द अर्थ हेल्दी इज एज इम्पोर्टेंट एज कीपिंग इट पीसफुल। कह रहा है अर्थ को हेल्दी रखना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इसको पीसफुल रखना। कह रहा है अर्थ को हेल्दी रखना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इसको पीसफुल रखना। ये बात देखो किस तरफ लेके जा रहा है, ये कहना चाह रहा है कि अर्थ को हेल्दी रखना भी जरूरी है, पीसफुल तो रखना जरूरी है ही है, ये यानी कि सबको पता है, लेकिन हेल्दी रखना भी जरूरी है, ये इस टाइप की बात कहना चाह रहा है। ठीक है ना, ऑप्शंस देखते हैं। कह रहा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इट्स रिसोर्सेज हैज़ ऑलरेडी इम्पेयर्ड द ह्यूमन एग्जिस्टेंस ऑन प्लेनेट अर्थ। कह रहा है हमने बहुत ज़्यादा जो एक्सप्लॉयटेशन की है इसके रिसोर्सेज की, तो इससे हमने ऑलरेडी इम्पेयर कर दिया है। इम्पेयर का मतलब होता है वीक करना, कमज़ोर कर दिया है ह्यूमन एग्जिस्टेंस को ऑन प्लेनेट अर्थ, यानी कि हम इसकी हेल्थ को डिटेरियोरेट किया है। तो हेल्थ से रिलेटेड ऑप्शन है ये, तो ऑप्शन कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, हमें डजंट कॉम्प्लीमेंट ढूंढना है। कह रहा है द यूएन इज डूइंग इट्स बेस्ट टू प्रिवेंट ए थर्ड वर्ल्ड वॉर। देखो इसने ऊपर पीसफुल की बात तो की है, शायद ये हो जाए, पता नहीं होगा या नहीं होगा, इसको एक बार हम छोड़ के चलते हैं, हम एलिमिनेट नहीं कर रहे। फर्स्ट एलिमिनेट कर दिया, हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, अगला देखते हैं। एमिशन ऑफ द सो कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेज हैज़ रेज द अर्थ्स टेम्परेचर टू लेवल्स दैट आर ऑलरेडी रेडिकली अल्टरिंग ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न। कह रहा है जो सो कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेज हैं उन्होंने अर्थ के टेम्परेचर को उस लेवल तक बढ़ा दिया है कि जिससे बहुत ज़्यादा रेडिकली ऑल्टर हो रहा है, चेंज हो रहा है ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न। तो अर्थ की हेल्थ जो है ख़राब हो रही है, ये भी कॉम्प्लीमेंट है, तो एलिमिनेट हो जाता है। टेम्परेचर राइज कुड कॉज द सी राइज बाय सेवरल मीटर्स स्वेलोइंग आइलैंड कंट्रीज। कह रहे टेम्परेचर राइज के कारण क्या हो सकता है, सी राइज हो सकता है। ठीक है, मतलब पानी का लेवल बढ़ सकता है जिससे बहुत सारी आइलैंड कंट्रीज़ जो है ना स्वेलो हो जाएंगी। वे भी हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो ये भी कॉम्प्लीमेंट है। By the year 2020, the European Union has promised to cut overall greenhouse gas emission by 20% over the 1990 levels. 2020 तक यूरोपियन यूनियन ने प्रॉमिस किया है कि वो क्या करेगी कि ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को 20% कम कर देगी 1990 के लेवल से। ये भी हेल्थ की बात कर रहा है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाता है, एक ही ऑप्शन बचा। देखो अब सेकंड को एक बार दोबारा पढ़ते हैं। कह रहे द यूएन इज डूइंग इट्स बेस्ट टू प्रिवेंट ए थर्ड वर्ल्ड वॉर। देखो ऊपर तो इसने कहा है कीपिंग द अर्थ हेल्दी इज एज इंपॉर्टेंट एज कीपिंग इट पीसफुल। इसने कहा है, इसने बात हेल्दी की शुरू की है, ना कि इसने पीसफुल रखने की शुरू की है। जबकि अगर ऊपर ये होता ना कीपिंग द अर्थ पीसफुल इज एज इंपॉर्टेंट एज कीपिंग इट हेल्दी, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन इसका कॉम्प्लीमेंट बन सकता था, लेकिन अभी सेकंड ऑप्शन इसका कॉम्प्लीमेंट नहीं बन रहा। तो हमारा जो आंसर है वो यही है, सेकंड ऑप्शन। अगला देखो, कह रहा है इन द मॉडर्न एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन इंफॉर्मेशन इज पावर। कह रहा है जो इस टाइम पे ग्लोबल एरा चल रहा है, मतलब मॉडर्न एरा जो चल रहा है, एरा होता है युग, ग्लोबलाइजेशन का जो टाइम चल रहा है, इस टाइम पे इंफॉर्मेशन जो है ना वो सबसे बड़ी पावर है। इंफॉर्मेशन इज पावर, है भी यही बात। डाटा ही तो है आज के टाइम पे, सब चीज़ों में डाटा ही है, इंफॉर्मेशन ही है, आईटी ही है जो पावर है। देखो फर्स्ट में कह रहा है आईटी हैज़ एन एनॉर्मस इन्फ्लुएंस ऑन टूडेज ग्लोबल इकोनॉमी। कह रहा है आईटी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत ज़बरदस्त इकोनॉमी के ऊपर इन्फ्लुएंस है। ये तो कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। आफ्टर द ग्रेट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इट इज़ द आईटी रेवोल्यूशन दैट हैज़ स्वेप्ट द वर्ल्ड।
ये भी कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। कह रहा है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद आईटी रेवोल्यूशन है जिसने पूरे वर्ल्ड को स्वैप कर दिया है, मतलब कि पूरे वर्ल्ड में जो चीज़ छाई हुई है। ठीक है। फिर कह रहा है द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन द टर्शरी सेक्टर्स। प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी, इनकी बात नहीं हो रही है ग्लोबलाइजेशन में। इंफॉर्मेशन और ग्लोबलाइजेशन की बात हुई है, शायद यही आंसर होगा, लेकिन बाकी ऑप्शन पढ़ के आते हैं पहले। कह रहा है नॉलेज बेस्ड सर्विसेज, नॉलेज बेस्ड वही इंफॉर्मेशन बेस्ड सर्विसेज सेक्टर हैज़ एमर्ज्ड एज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स इन द मॉडर्न इकोनॉमीज। मतलब वही आईटी जो सेक्टर है वो ज़बरदस्त सेक्टर समझ निकल के बाहर आ रहा है। इन्फॉर्मेशन सच एज साउंड, पिक्चर्स एंड वीडियो कैन बी क्विकली ट्रांसमिटेड थ्रू द इंटरनेट। इन्फॉर्मेशन की ही बात कर रहा है इसमें भी, तो हमारा जो आंसर बन रहा है वो थर्ड ऑप्शन। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं ये कॉम्प्लीमेंट और डजंट कॉम्प्लीमेंट वाले, तो एग्जाम के अंदर आप पैटर्न को चेंज देख के ना थोड़ा सा घबरा जाते हो। घबराने की जरूरत नहीं होती, नए टाइप का क्वेश्चन आ गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुश्किल हो गई वो चीज़। आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपकी रीडिंग अच्छी है ना, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा है, इसीलिए ना मैं क्लासेस के अंदर हमेशा आपको कहता हूँ कि रीडिंग करो, रीडिंग करो, रीडिंग करो। क्योंकि अगर आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा है ना, फिर कोई चक्कर नहीं होता, किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। कह रहे द कावेरी वाटर डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु इज नॉट ए न्यू फिनोमिना। कह रहे जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट है ये नया नया फिनोमिना नहीं है, मतलब नई चीज़ नहीं है कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में। ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन देखो। कह रहे द कावेरी इज़ वन ऑफ द सेकंड रिवर्स ऑफ इंडिया। देखो बात तो कावेरी की ही चल रही है, ये भी कावेरी की बात कर रहा है। शायद हो भी सकता है और शायद ना भी हो, क्योंकि ना थोड़ा सा सेंस अलग ले गया कि कावेरी जो है ना सेकंड रिवर्स है, रिवर्स में से एक है। पता नहीं, अगले ऑप्शंस देख लेते हैं पहले। कह रहा है द डिस्प्यूट फर्स्ट सरफेस्ड इन 1910। कह रहा है पहली बार डिस्प्यूट शुरू हुआ 1910 में। तो डिस्प्यूट की ही बात ऊपर चल रही थी, ये तो आपका कॉम्प्लीमेंट है। तमिलनाडु फील्स इट्स सेंचुरीज ओल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आर नाउ थ्रेटन्ड बाय डेवलपमेंट्स अपस्ट्रीम इन कर्नाटका। कह रहे तमिलनाडु को ये लगता है कि जो इसकी जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, एग्रीकल्चर की जो इसकी जो एग्रीकल्चर की ये जो प्रैक्टिसेस करता है, मतलब एग्रीकल्चर जिस तरीके से करता है, उनको अब थ्रेटन हो रही हैं वो, मतलब उनको मतलब खतरा है। क्योंकि जो कर्नाटका के अंदर अपस्ट्रीम में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, मतलब कर्नाटका जो है ना पानी वानी रोक लेता है, तो इसके कारण से तमिलनाडु को थोड़ा सा दिक्कत लग रही है। फिर कह रहा है तो ये भी हो सकता है। टॉक्स एंड नेगोशिएशन हैव टेकन प्लेस बट ए सोल्यूशन हैज़ प्रूव्ड अबॉर्टिव। कह रहा है बातचीत हुई है लेकिन कोई भी सोल्यूशन जो है ना अभी तक निकल के सामने नहीं आया है, तो बातचीत डिस्प्यूट पे ही हो रही है, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है, मतलब कॉम्प्लीमेंट इसका। द रिवर हैज़ इट्स ओरिजन इन कर्नाटका। कह रहे रिवर जो है ना कर्नाटका में ओरिजन होती है। एंड हैंस द पीपल ऑफ कर्नाटका फील द रिवर एंड इट्स वाटर इज़ ऑल देयर्स। तो कर्नाटका के लोगों को ये लगता है कि रिवर और पानी उसका सारा उन्हीं का है, तो रिवर की ही बात चल रही है। तो वही फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बिकॉज बाकी चारों में डिस्प्यूट की बात हुई है। फर्स्ट में कावेरी की बात ज़रूर हुई है लेकिन डिस्प्यूट की बात नहीं हुई है, इसलिए जो डजंट कॉम्प्लीमेंट होगा वो फर्स्ट ऑप्शन होगा। अगला देखो। कह रहा है ऑल्दो द वर्ल्ड कप इज़ ओनली वीक्स अवे। कह रहा है हालांकि वर्ल्ड कप जो है बस एक आधा वीक बचा हुआ है उसमें। द कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट बिटवीन द BCCI एंड ICC रिमेन्स अनरिजॉल्व्ड। कह रहा है हालांकि वर्ल्ड कप जो है ना वो तो पास में ही है, लेकिन अभी तक जो कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है BCCI और ICC का ना, वो अभी भी अनरिजॉल्व है, सॉल्व नहीं हुआ है। ऑप्शंस देखते हैं क्या कह रहा है देखो। कह रहा है द प्लेयर्स साइन द कॉन्ट्रैक्ट एंड एट द सेम टाइम रिपोर्टेडली रिफ्यूज टू एक्सेप्ट टू क्लॉजेस। कह रहे प्लेयर्स ने कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया एंड एट द सेम टाइम, और साथ ही साथ रिपोर्टेडली ऐसा मतलब रिपोर्ट आ रही है ऐसी, रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट टू क्लोजेस। वही डिस्प्यूट की बात कर रहा है कि भाई प्लेयर्स ने कॉन्ट्रैक्ट तो साइन कर दिया लेकिन दो क्लोजेस को, दो पॉइंट्स को मानने से रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया। ठीक है ना, तो डिस्प्यूट की बात चल रही है, ये तो कॉम्प्लीमेंट हो ही सकता है। अगला देखो। द प्रेसिडेंट ऑफ BCCI सीम्स वेल डिस्पोज्ड। डिस्पोज्ड होता है इंक्लाइंड। कह रहा है प्रेसिडेंट ऑफ BCCI, जो BCCI का प्रेसिडेंट है, ऐसा लगता है कि वो डिस्पोज्ड है, इंक्लाइंड है, उसका झुकाव है फॉर द मैटर टू बी सेटल्ड बाय द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स इन स्विट्ज़रलैंड। वो चाहता है कि ये जो मैटर है ना इसको सॉल्व किया जाए
कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के थ्रू। आर्बिट्रेशन होता है मतलब मध्यस्थता, मतलब कि बिचौलिया लेके बिठा लेना बीच में। तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है वो इस केस को सेटल करे, वही डिस्प्यूट की बात चल रही है, तो ये भी कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, यानी कि ये भी आंसर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला ऑप्शन देखो, इट रिमेन्स टू बी सीन वेदर द आईसीसी विल बी प्रिपेयर्ड टू रेफर द डिस्प्यूट फॉर एडजुडिकेशन। कह रहा है ये चीज़ अभी देखनी बाकी है कि क्या आईसीसी जो है प्रिपेयर्ड है, तैयार है इस चीज़ के लिए कि इस डिस्प्यूट को एडजुडिकेशन के लिए रेफ़र किया जाए। एडजुडिकेशन वही बिचौलियापन, मतलब कि कानूनी कार्रवाई, जजमेंट वगैरह। फिर कह रहा है वेदर द डिस्प्यूट गेट्स रिजॉल्व्ड और नॉट द वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड एज पर शेड्यूल। कह रहा है चाहे वर्ल्ड डिस्प्यूट सॉल्व हो या ना हो, वर्ल्ड कप तो स्केड्यूल के अकॉर्डिंग ही होगा। तो ये ऑप्शन भी कॉम्प्लीमेंट है। तो 4 अगर कॉम्प्लीमेंट है तो मोस्ट प्रोबेबली 5वां ही आंसर होना चाहिए। देख लेते हैं फिर भी। ऑल द लिविंग नाइट्स ऑफ क्रिकेट विल बी प्रेजेंट ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच। ऑल द लिविंग नाइट्स मतलब बड़े बड़े जितने भी क्रिकेट की जो हस्तियां हैं वो सारी प्रेजेंट होंगी वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच के दौरान। इसका डिस्प्यूट से कोई रिलेशन नहीं है, तो यही हमारा आंसर है, यही वो ऑप्शन है जो कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। कह रहा है इन इंडिया फॉर द न्यूली ओपनड अप टेलीकॉम सेक्टर टेक्नोलॉजी हैज़ बीन द डिनोमिनेटर डिफ्रेंशिएटिंग द वेरियस सर्विस प्रोवाइडर्स। कह रहा है इंडिया के अंदर जो न्यूली ओपनड अप टेलीकॉम सेक्टर है, टेक्नोलॉजी हैज़ बीन द डिनोमिनेटर। कह रहा है टेक्नोलॉजी मेन चीज़ है, डिनोमिनेटर है जो वेरियस सर्विस प्रोवाइडर्स को डिफ्रेंशिएट कर रही है। टेलीकॉम सेक्टर के अंदर टेक्नोलॉजी ही है जो दूसरों को एक दूसरे से अलग करती है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है होपफुली द गवर्नमेंट विल बी एबल टू रिकॉन्साइल कॉन्फ्लिक्टिंग कमर्शियल इंटरेस्ट एंड साइमल्टेनियसली अपहोल्ड कंज्यूमर्स इंटरेस्ट। क्या कह गया? कह रहा है होपफुली द गवर्नमेंट विल बी एबल टू, गवर्नमेंट कर पाएगी क्या, टू रिकॉन्साइल कन्फ्लिक्टिंग कमर्शियल इंटरेस्ट, कि भाई रिकॉन्साइल कर पाएगी, सुलझा पाएगी जो कन्फ्लिक्टिंग कमर्शियल इंटरेस्ट हैं, और साथ ही साथ सपोर्ट कर पाएगी कंज्यूमर के इंटरेस्ट को भी। इसी बात तो नहीं कह रहा, वो तो टेक्नोलॉजी की बातें कर रहा था कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी मेन चीज़ है। अगले ऑप्शन देखते हैं पहले। कह रहा है सेलुलर ऑपरेटर्स यूज़ द ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ग्लोबल सिस्टम फॉर मतलब वही जीएसएम सिस्टम, तो टेक्नोलॉजी की बात हो गई। फिर कह रहा है द न्यूअर वायरलेस इन लोकल वूप WLL हैज़ द कोडिफाइड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस CDM में, तो ये भी टेक्नोलॉजी की बात हो गई। टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो स्ट्रेचिंग द स्कोप एंड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द टेलीकॉम रेगुलेटर। फिर टेक्नोलॉजी की और टेलीकॉम की बात हो रही है। द मोबाइल टैरिफ्स इन इंडिया हैव ऑल्सो बिकम लोएस्ट इन द वर्ल्ड, वही टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात हो रही है। ठीक है ना, फर्स्ट ऑप्शन जो था ना वो कहीं से भी टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा, मतलब कंज्यूमर इंटरेस्ट और कमर्शियल इंटरेस्ट की बात हो रही है। हो सकता है टेलीकॉम इंडस्ट्री की हो, लेकिन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम इंडस्ट्री दोनों को साथ लेके चलना था, वो यहाँ पे कहीं भी लिंकअप नहीं हो रहा। तो 30th क्वेश्चन का जो आंसर बनता है वो बनता है फर्स्ट ऑप्शन। तो देखो अल्टीमेटली एक चीज़ तो आपको समझ में आनी चाहिए कि किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, जो मेन चीज़ बनती है ना वो बनती है रीडिंग और हमारी अंडरस्टैंडिंग। और अंडरस्टैंडिंग देखो एक दिन में नहीं बनेगी, मैं आपको साफ बता देता हूँ। अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए कंटिन्यूअस आपको रीडिंग करनी पड़ेगी। एविड रीडर जब आप बन जाओगे, एक बहुत ज़बरदस्त रीडर जब आप बन जाओगे, तो इंग्लिश का किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपके सामने नहीं टिक पाएगा। ठीक है ना, तो बस थोड़ा सा हार्ड वर्क करो, और हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क ज़रूरी है। ग्रामर के रूल्स के ऊपर हम बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, जनरल मैंने यही देखा है स्टूडेंट्स को कि ग्रामर 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 और वोकैब वोकैब वोकैब, बस इसी के पीछे पड़े रह जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में रीडिंग है जो चीज़ सब चीज़ें ठीक करवाती है, और बैंकिंग में तो खासकर, बैंकिंग में तो ग्रामर और वोकैब का उतना रोल नहीं है जितना रोल आपकी अंडरस्टैंडिंग का है। ठीक है ना, तो इन चीज़ों पे अगर आप ध्यान दोगे तो बहुत इजीली। और देखो अभी रिजल्ट आया IBPS PO वाला, कितनी कट ऑफ गई है IBPS PO की? कट ऑफ गई है इंग्लिश में सिर्फ 5.75, मेंस में 6 मार्क्स की कट ऑफ। 40 में से 6 नंबर लेना तो कोई बड़ी चीज़ है ही नहीं। 40 में से 6 छोड़ो,
40 में से हम बहुत इजीली 20+ स्कोर कर सकते हैं, लेकिन बस हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा होना चाहिए। ठीक है ना? तो थोड़ा सा रीडिंग के ऊपर ध्यान दो, बहुत इजीली आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत इजीली इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है जी? तो आज के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।